Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो GS3 का पेपर है, ठीक है, यानी जो पेपर 3 है उसके अंतर्गत इकाई 3 में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले आज वो है पशु एवं मनुष्यों में पोषण। ठीक है, ये टॉपिक हमको अभी आज डिस्कस करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बार-बार मैं आपको एक पाठ्यक्रम इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो और आप अपने ट्रैक पर रहें, आपको पता पता चलता रहे कि हमारा पाठ्यक्रम का कितना पोर्शन अभी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कोशिका संरचना एवं कार्य इसका देख चुके हैं, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण हम देख चुके हैं, यानी जो वर्गीकरण हमने देखे, ठीक है, वर्गीकरण के अंतर्गत सारे जो पाँचों जगत है वो हमने देख लिए अच्छे से। और इसके बाद पौधों से संबंधित जो भी हम वर्गीकरण देख रहे थे उसके बाद हमने जो पौधों में परिसंचरण वगैरह और पौधों में श्वसन वगैरह ये सारी चीज़ें हम उस टाइम में देख लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पोर्शन बच जाता है कौन सा, सिर्फ जंतु वाला। ठीक है, जंतुओं में जो हीनता जन रोग है, हार्मोन्स वगैरह, विटामिन और ये मानव शरीर के अंग संरचना कार्य, मतलब जो भी पोर्शन बचा है वो बचा है जंतु संबंधित। ठीक है, जंतु संबंधित यहाँ पे बचा है, तो जंतु संबंधित जो भी टॉपिक्स है हम इसके बाद वाले जो लेक्चर्स है उसमें एक एक करके कवर करते आएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ और मुझे बतानी है, यहाँ पे देखिए ये जैसे ये टॉपिक यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये है क्या, हीनता जन रोग। हीनता जन रोग का कोई अलग से लेक्चर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, और ये संतुलित आहार वगैरह है, ये विटामिन वगैरह है, ये सारे क्रमबद्ध तरीके से पोषण के संबंधित ही चलेंगे। ठीक है, पोषण के पार्ट्स वगैरह में शायद आए लेक्चर, या फिर अलग अलग मैं आपको दे दूं, जैसे पोषण में जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो बेसिकली ये मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो उपापचयी क्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कि जैसे जो भी तंत्र है हमारे, ठीक है, जो भी तंत्र है, जैसे श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीजें, ये जो जितने भी तंत्र है, ठीक है, ये जितने भी तंत्र है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे जो पोषक तत्व के अंतर्गत ही हम एक एक करके पढ़ेंगे। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स वगैरह पढ़ेंगे, वसा, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ही हिंता जन उनसे जो कमी होगी, उनकी कमी से जो रोग होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से ये क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला है। ठीक है, जो पोषण है इसमें जो पोषक तत्व का हम पढ़ने वाले को, और यहाँ पे फिर हार्मोन्स वगैरह हम देखेंगे, ये बात के लेक्चर, मानव शरीर के अंग और ये संरचना, कार्य प्रणाली, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पशु एवं मनुष्य में पोषण का ये पहला टॉपिक। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप
2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। टॉपिक है जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जंतु पादपों की तरह स्वयं भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने देखा था वहाँ पादप स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, मतलब स्वयं ये स्वपोषी होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की क्वालिटीज जंतु में नहीं होती। ठीक है, तो जंतु जैसे आप है, हम है, या कोई जैसे भेड़ बकरी वगैरह इस टाइप से जो भी जंतु हैं, ठीक है, गाय वगैरह भैंस वगैरह, यानी जो पशु है, पशुओं में भी ये क्वालिटी नहीं होती जो जंतु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हम देखने को मिला यहाँ पे पादप वगैरह जो है वो अपना भोजन बना पाते हैं, जंतु यहाँ पे नहीं बना पाते। वे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए और प्रतिरक्षा तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर अथवा पौधों पर निर्भर रहते हैं। या तो वे जो अपना वृद्धि विकास है, प्रतिरक्षा वगैरह, या फिर जो जैविक क्रियाएं हैं उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होंगे या फिर पौधों पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, पौधों पर जो डिपेंड रहेंगे वो शाकाहारी वगैरह होंगे। ठीक है, जो अन्य जीवों पर डिपेंड रहेंगे वो मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। ये सारी चीज़ें हम अभी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताने का मतलब ये है कि वो अपने अपने पोषण के लिए और जो जैविक क्रिया है उसके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से लेते हैं, अन्य जीवों से लेते हैं और पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भरता के कारण ही जंतुओं को परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। परपोषी, ठीक है, ये दूसरों पर ये निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए, इसे क्या कहेंगे, परपोषी। इंग्लिश में बोलेंगे इसे हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। जंतुओं में पोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जंतु पोषण के प्रकार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं भोजन की प्रकृति एवं जीवों द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में निम्नलिखित पोषण के प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, भोजन की प्रकृति एवं जीवों के द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर। दो आधार यहाँ पे, भोजन की प्रकृति है और दूसरा जीवों द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतु में पोषण के प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला है पूर्ण भोजी पोषण। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण ये है सेपरोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक एक करके सभी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है पूर्णभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, पूर्णभोजी पोषण को प्राणी सम पोषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणी सम पोषण। यदि आपको पूर्णभोजी पोषण की जगह प्राणी सम पोषण आया तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही चीज है। इसको हम पूर्णभोजी पोषण को प्राणी सम पोषण भी कहते हैं। इस विधि में जंतु भोजन को, जो जंतु रहते हैं भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और यह भोजन पौधों अथवा जंतु से प्राप्त किया जाता है। जो पूर्ण भोजी पोषण रहता है इसमें किस प्रकार से ये ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में। जो भोजन को किस रूप में किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं या किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और यह भोजन पौधों अथवा जंतु से प्राप्त किया जाता है। पूर्णभोजी पोषण में जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उनका पाचन अवशोषण किया जाता है। ठीक है, उसको ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। ये सारी प्रोसेस हम अभी अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर स्वांगीकरण होता है यानी एसिमिलेशन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक क्रम है इसका। ठीक है, पहले ग्रहण होगा, फिर पाचन, अवशोषण, फिर जो पचे हुए भोजन का फिर स्वांगीकरण वगैरह की जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्णभोजी पोषण के प्रमुख चरण होते हैं और यहाँ पे पहले अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन, पाचन यानी डाइजेशन, और यहाँ पे अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और बहिष्करण, ये फिर इंजेक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारे जो चरण है उसको एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी भोजन हम लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं उसका अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में से इंजेक्शन बोलेंगे और अंतर्ग्रहण इसको हिंदी में बोलेंगे। भोजन को शरीर में लेने
ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी आहार नाल के द्वारा हम शरीर के अंदर जब उसको लेकर जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन कहलाती है। अब उसके बाद होता है पाचन, ठीक है, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो हमने शरीर के अंदर जो जो भोजन लिया है, ठीक है, उसका होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन, यानी वो टूटता है किसमें? जो जटिल जटिल भोज्य पदार्थ हमने लिए हैं वो टूटता है किसमें? सरल भोज्य पदार्थों में, सरल रूप में टूटेगा, ठीक है। यानी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड, ये डाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है इसमें जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल भोज्य पदार्थ में टूटता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जटिल क्या है और सरल क्या है। यहाँ देखिए, हम हमारे पोषण में लेते हैं क्या? प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं, फैट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम हमारे भोजन में लेते हैं। तो भोजन ये है जटिल रूप। कौन सा रूप है? जटिल रूप। कैसे है? जटिल रूप है। ये अपने सरल फॉर्म में टूटते हैं, जिनसे बने होते हैं, जैसे अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सरल जो इनका फॉर्म है, ठीक है, सरल रूप अमीनो एसिड है, तो ये प्रोटीन टूटेंगे अमीनो एसिड्स में, फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में। इस प्रकार से ये टूटते हैं, ठीक है। यानी जो डाइजेशन है यानी पाचन है उसमें ब्रेकडाउन होता है किसका? जो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसमें, उसका सिंपलेस्ट फूड में, यानी जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना, यहाँ पे ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ टूटे हैं, ठीक है, उसका अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण, ये वाला अवशोषण, ठीक है, अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है। और ये आवश्यक क्यों है? और ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये इसके लिए हम समझते हैं एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जैसे लूज मोशन वगैरह होता है हमारे शरीर में, ठीक है, दस्त वगैरह जो समस्या होती है वहाँ पे, उससे हम उसको लेकर हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। दस्त वाली कंडीशन में क्या होते हैं शरीर में, हम जो भी चीज़ भोजन के रूप में लिए, ठीक है, यानी उसका अंतर्ग्रहण किए, तो वो यदि उसका अवशोषण नहीं होगा तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड जो रहेगा सिंपलेस्ट फूड में टूटेगा, यानी जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में टूटेगा, और यदि उसका अवशोषण नहीं हुआ तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, शरीर से बाहर निकल जाएगा और हमारे शरीर में ऊर्जाएं नहीं बनेगी, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा वाले जो कंडीशन है वो नहीं आएगी। तो इसलिए ये कंडीशन ना हो, यानी जो दस्त में जिस जिस प्रकार कंडीशन होती है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वहाँ से, वो जो सिंपलेस्ट फूड रहता है वो निकल जाता है, तो वो कंडीशन ना हो, इसलिए शरीर में एब्जॉर्प्शन होना बहुत ही आवश्यक है। और सिंपलेस्ट फूड शुड एब्जॉर्ब इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसका अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है। और अवशोषण के बाद इसमें होता है एसिमिलेशन, यानी होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण इसको बोलते हैं, स्वांगीकरण, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ में आ रही है और नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मैं इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकता हूँ, ठीक है, और भी सरल तरीके इसके होंगे यदि आपको समझ में ना आए तो। एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। पहले अंतर्ग्रहण हुआ, यानी शरीर के अंदर जो आहार नाल से ये भोजन गया है, और यहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ, ठीक है, डाइजेशन के बाद अवशोषण हो गया। डाइजेशन मतलब जो हुआ पाचन, पाचन हिंदी में बता चलो पाचन। एब्जॉर्प्शन मतलब होगा यहाँ पे अवशोषण हुआ, ठीक है। अवशोषण क्यों जरूरी ये भी हमने देख लिए, क्योंकि वहां से हमको उसके आगे जो अवशोषण वगैरह प्रक्रिया उसके लिए पहुंचाना है फूड को, ताकि वहां पे जो स्वांगीकरण है इसमें क्या होता है, स्वांगीकरण में यानी अवशोषण में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑब्जॉर्ब फूड इन ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी जनरेट, ठीक है। या इसका मतलब क्या हो, इंग्लिश में इसका यहाँ पे लिखा, हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि जो एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब जो फूड हुआ है, ठीक है, एब्जॉर्ब फूड हुआ है, जो भी फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है किसके बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हुआ है, ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है और टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और टूटेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ये जब टूटेगा तो यहाँ बनेगी एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होगी, ऊर्जा जनरेट होगी, ठीक है। एसिमिलेशन में यहाँ पे क्या होगी, ऊर्जा जनरेट होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया। देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अंतर्ग्रहण हुआ, हमने भोज्य पदार्थ को अंदर लिए, जो जटिल भोज्य पदार्थ रहते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ रहते हैं, ठीक है, उसको अंदर लिए, और हम उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेशन होगा हमारे शरीर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं, फैट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं किसमें, डाइजेशन में, पाचन वाली प्रक्रिया में, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें हम जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे समझ में आए तो जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जो पाचन तंत्र है वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें रिपीट होगी। यदि आपको समझ में आए तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए।
नहीं पे आया तो फिर वो अलग मैटर है, वो हम बाद में देख लेंगे यदि इस प्रकार की समस्या बन रही है। तो यहाँ पे फैट्स वगैरह ये टूटते हैं सिंपलेस्ट फूड में, यानी सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है। अवशोषण के बाद इसका एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे ये जो अवशोषित हुआ भोज्य पदार्थ है वो टूटता है, और यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे और यही ऊर्जा हमारे शरीर के जो चीजें हमने यहाँ पे देखा ना, शरीर के जो वृद्धि है, विकास है, प्रतिरक्षा है, जैविक क्रियाओं के लिए यहाँ पे काम आती है। ठीक है, इसके लिए काम आती है, वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा और जैविक क्रियाओं में यही ऊर्जा काम आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बहिष्करण। ठीक है, ये कहाँ तक प्रोसेस हम देख लिए, ये देखो अंतर्ग्रहण देख ली, पाचन देख ली, अवशोषण देख ली, स्वांगीकरण देख ली। अब है बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण प्रोसेस हम देख लेते हैं क्या होता है बहिष्करण में। तो वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से भोजन को मल के रूप में गुदा यानी एनस के माध्यम से त्याग किया जाता है वो बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, जो स्वांगीकरण के बाद जो भोजन मल के रूप में निकलता है, ठीक है, वो वाली प्रक्रिया में इसको बोलेंगे बहिष्करण। ठीक है, वो प्रक्रिया जो होती है वहाँ पे ये इसके अंदर आएगी, बहिष्करण के अंतर्गत, यानी वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से भोजन को मल के रूप में यानी मल के रूप में गुदा या एनस के माध्यम से त्याग किया जाता है, बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, और एक बात और, मैं यहाँ पे ये जो परिभाषाएं वगैरह है वो सेम टू सेम यहाँ पे इसलिए लेकर आता हूँ स्क्रीन में आपकी, ताकि आपको जब आप नोट्स बनाएं तो आपको आसानी हो इसको लिखने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स वगैरह जो भी बनते हैं, भले ही आप गंदी राइटिंग में बनाएं, किसी महापुरुष ने कहा कि भले ही आप गंदी राइटिंग में नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो नोट्स वगैरह हम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में जो मैं बता रहा था कि स्क्रीन में ये सारी डेफिनेशन आपको दी जाती है, तो इसका फायदा यही कि आप नोट्स जब बनाए तो ये सारी चीज़ें आप लिख लें। ठीक है, तो ये इसके नोट्स वगैरह के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यदि आप नोट्स के अंतर्गत यदि कोई टॉपिक चाहते हैं तो मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना के बता दूंगा कि नोट्स वगैरह कैसे बनाएं। और नोट्स के कई फॉर्म होते हैं, जैसे क्लास नोट होते हैं। ठीक है, एक आप क्लास में बैठे, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं तो एक नोट्स होता है, क्लास नोट होते हैं। ठीक है, क्लास नोट के बाद होते हैं जो खुद के द्वारा बनाए गए नोट। ठीक है, उसको आप पर्सनल नोट्स आप कह सकते हैं, पर्सनल नोट्स होते हैं जो। ठीक है, एक होता है क्लास नोट और एक होता है पर्सनल नोट जो आप कंपाइल करके बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, क्लास नोट तो वो होते हैं जो आपको पढ़ा दिए गए क्लास में, जैसे ये मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो आपको पढ़ा दिया मैंने, ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे तो वो क्लास नोट। इसके बाद एक प्रोसेस और होती है नोट्स बनाने की, वो आपको खुद के लिए जो बनाने होते हैं नोट्स, वो होता है पर्सनल नोट्स के अंतर्गत आते हैं। और जो पर्सनल नोट में आप बहुत सारी शॉर्ट चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, बहुत ये जैसे स्वांगीकरण संबंधी चीज़ें, आप इतनी सारी डेफिनेशन तो लिखने से रहे, क्योंकि इतने सारे डेफिनेशन लिखेंगे तो आप एक अलग से बुक और छाप देंगे। ठीक है, बहिष्करण की इतनी सारी प्रक्रिया लिखेंगे पर्सनल नोट में तो आप अलग से बुक छाप देंगे। लेकिन ये भी जरूरी है लिखना, क्योंकि जब तक आपके पास ये नहीं होगी, आप शॉर्ट फॉर्म को कैसे समझ पाएंगे। मान लो आपने नोट्स बना लिए और आपने 4 महीने बाद या 4 दिन बाद या फिर 4 हफ्ते बाद इसको कभी भी रिवाइज किया, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे समझ में ना आए, तो आप क्या करेंगे, आप वापस से जहाँ से नोट्स बनाए वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास नोट भी आवश्यक होते हैं, क्लास नोट पर्सनल नोट दोनों ही आवश्यक होते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं, ठीक है, जब आप बहुत मतलब पारंगत हो चुके पढ़ के उस चीज़ों को, तो आप जो पर्सनल नोट्स रहते हैं आपका सिर्फ उससे काम चल जाता है। तो पर्सनल नोट का अपने मायने हैं और क्लास नोट के अपने मायने हैं। यदि इस प्रकार की चीज़ें आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा अलग से किस प्रकार नोट बनते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रीन में बताने का मतलब जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे ये था। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमने देख ली सारी, बहिष्करण तक, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं पूर्णभोजी पोषण करने वाले जंतु का वर्गीकरण। हम देखते हैं यहाँ पे पूर्णभोजी पोषण कौन कौन से जंतु करते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। यहाँ पे देखेंगे शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे, कुछ चीजें मांसाहारी रहेंगे। ठीक है, मतलब जो कुछ जीव मांसाहारी रहेंगे, सर्वाहारी और अपमार्जक, ये चार कैटेगरी हम यहाँ पे बांटेंगे इसको। ऐसे जंतु जो पौधों को उनके किसी भाग को अथवा उनसे प्राप्त उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो होते हैं शाकाहारी, जैसे गाय, हिरण, घोड़ा आदि। हम में से यानी मानव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हाँ, जो ह्यूमन बींग्स वगैरह जो होते हैं, जो होमोसेपियंस रहते हैं, उसमें कुछ लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते, तो वो भी शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप में से कई होंगे। अगला है मांसाहारी, ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं का शिकार करके उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो होते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी। ये अपना जो अपना पोषण लेते हैं वो लेते हैं दूसरे जीवों से।
ठीक है, दूसरे जंतुओं का शिकार करके, तो ये आएंगे मांसाहारी के अंतर्गत। अगला है सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो पौधों से प्राप्त उत्पादों के साथ जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। जैसे मानव, ठीक है, मानव, ये मानव की जो बहुत सारी, मतलब मेजॉरिटी, मतलब जो बहुत सारी संख्या है मानव की, वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। जो पादप भी खाते हैं, यानी सब्जी वगैरह भी का भी सेवन करते हैं, और मांस मछली वगैरह भी ये खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जीव आते हैं वो आते हैं सर्वाहारी के अंतर्गत। और ये है कुत्ते बिल्ली वगैरह भी, ये आते हैं सर्वाहारी के अंतर्गत। अगला है अपमार्जक। अपमार्जक यानी ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को खाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करते हैं। किसको खाकर? मृत जंतु, यानी मरे हुए जंतु को खाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करते हैं, वो होते हैं अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। वो होते हैं अपमार्जक, और ये अपमार्जक वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और मृत जंतुओं को खाकर उन्हें सड़ने से बचाने की यह प्रक्रिया अपमार्जन अपमार्जन ये कहलाती है, ठीक है। अपमार्जन कहलाएगी ये प्रक्रिया, क्या कहलाएगी? अपमार्जन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील, ये वगैरह, ये सारे जो जीव हो वो अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। मरे हुए जंतु खाकर अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये है पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत ये सारी चीजें हमने देखी। अगला है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ तक हमने जो भी चीजें पढ़े, आपको समझ में तो आ रहा है कि हम ट्रैक से बाहर नहीं आ रहे। ये देखो, हमने पूर्ण भोजी पोषण हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारी जो कथा भी तक चली वो इससे संबंधित थी। अब यहाँ से परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। परजीवी पोषण और मृत्युजीवी पोषण बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत जल्द हम देख लेते हैं इसको। परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में एक जंतु किसी अन्य जंतु से स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर। कौन? जो एक जंतु रहता है किसी अन्य जंतु से, ये इस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं को परजीवी जंतु, और जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी जंतु कहते हैं, ठीक है। परजीवी, जैसे 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 मान लीजिए ये कोई ए चीज है, ठीक है, ए जीव है। ए जीव पर कोई बी जीव है, वो इससे पोषण ले रहा है, ठीक है। इससे पोषण ये ले रहा है, ये पोषण ले रहा है। तो यहाँ पे जो जिससे ले रहा है वो होता है पोषी, और जो ले रहा है वो होता है परजीवी। परजीवी, ठीक है, समझ में आया? जो मतलब जिससे ले रहा है वो है पोषी, यानी होस्ट वगैरह जो कहते हैं ना, होस्ट कर रहा है। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है उसको होस्ट कर रहा है कोई, ठीक है, उसका होस्ट रहता है, ठीक है। होस्ट मतलब जो जो उसको ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहा है, इस प्रकार से हम समझते हैं। मतलब डेली लाइफ में हम देखें तो होस्ट वगैरह उस प्रकार से होता है। तो वैसे यहाँ पे है पोषण में पोषी होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक है, जिनसे जो परजीवी रहते हैं वो पोषण लेते हैं। आगे समझ में कि परजीवी जंतु क्या होते हैं और पोषी क्या होते हैं। पोषक जंतु के साथ संबंधों के आधार पर परजीवियों को निम्नलिखित रूप में यहाँ पे बांटा गया है, विभाजित किए गए हैं। पहला है बाह्य परजीवी, और दूसरा है आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी यानी एक्सटर्नल पैरासाइट, और आंतरिक परजीवी यानी इंटरनल पैरासाइट। ये पहला जो है एक्सटर्नल पैरासाइट यानी बाह्य परजीवी के अंतर्गत हम देखते हैं, ये परजीवी पोषी के शरीर के बाहर से अर्थात चिपक कर उसका रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। किस प्रकार करते हैं? चिपक कर उसका रक्त चूसते हैं, और या फिर शरीर के बाहर से करते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या? बाहर मतलब बाहर से, जैसे जोंक वगैरह जो रहती है, ठीक है, जोंक वगैरह जो रहती है, और जुएं रहते हैं, ठीक है, मच्छर वगैरह, ये इनका काम क्या रहता है? ये बाहर से, शरीर के बाहर से ये क्या करते हैं? पोषण लेते हैं शरीर के बाहर से। जैसे मच्छर वगैरह मुंह के अंदर जाके नहीं काटते, वो बाहर से ही काटते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी तो त्वचा में काटते हैं, त्वचा से अपना अपना पोषण, यानी वो खून खून चूसते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये बाहर से लेते हैं, ठीक है। बाह्य परजीवी होते हैं, जोंक भी होता है, और जू वगैरह भी होते हैं, जो जुएं वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो शरीर के बाहर से पोषण लेते हैं। दूसरा है आंतरिक परजीवी, इंटरनल पैरासाइट। ये परजीवी पोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के लिए गोलकृमि यानी राउंड वॉर्म, ये इसका एग्जांपल है। और एस्कैरिस ये इसका एग्जांपल है आंतरिक परजीवी के अंतर्गत, ठीक है, आंतरिक परजीवी। तो ठीक है, ये दोनों चीजें हमने देखी। अगला है मृतोपजीवी पोषण, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत कुछ मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का अवशोषण करते हैं। ये जीव मृतोपजीवी अथवा मृतजीवी सैप्रोफाइट कहलाते हैं, ठीक। जो जो जीव मृतोपजीवी पोषण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी या फिर
सैप्रोफाइट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। मृतोपजीवी के अपघटक यानी मृतोपजीवी को क्या कहेंगे, अपघटक या फिर डिकम्पोजर भी कहा जाता है, डिकम्पोजर भी इससे कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सड़ते हुए जीवों के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में अपघटित कर पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं, और इस प्रकार इनका कार्य रहता है, ठीक है। जो भी जीव रहते हैं उसको अपघटित करके पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं, और हरे पेड़ पौधे इन मुक्त अणुओं को ग्रहण करके पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और यह चक्र अनवरत चलता रहता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जीवाणु, कवक नली के ऊपर कीट, मशरूम, अचार पर लगे सूक्ष्मजीव आदि इसके अंतर्गत आएंगे, किसके, मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत। मतलब जो ये मृतोपजीवी होते हैं, और इनके द्वारा जो पोषण होता है वो होता है मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। तो ये पोषण हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे देखा जंतुओं में पोषण, यहाँ पे इसका ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। इसके लेक्चर आगे आएंगे, वो हम आगे के अन्य टॉपिक हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि MPPSC 2020 के अंतर्गत हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम GS3 पेपर का इकाई 3 जो हम यहाँ पे इकाई 3 का जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हम लास्ट लेक्चर में हम देखे थे पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमने देखे हैं। इसी के अंतर्गत ये अगला लेक्चर है, ठीक है। ये इसी का पार्ट 2 हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। पार्ट 2 इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पोषक तत्व है उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सपेंड करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो विटामिन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये वसा वगैरह, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट, और इस प्रकार से आगे चीज़ चलती है। विटामिन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हर बार लेक्चर शुरू होने से पहले बताता हूँ कि ये पाठ्यक्रम बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप असमंजस में ना रहे, आपको पता रहे कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम में कहाँ पे, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक्स। यहाँ पे टॉपिक है पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता। ये हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या आती है। जो चीज़ें हैं, जंतुओं की वृद्धि, विकास, ऊर्जा पूर्ति एवं अनुरक्षण की जटिल प्रक्रिया में विभिन्न पोषक पदार्थों की विशिष्ट कार्यात्मक उपयोगिता होती है। इसी आधार पर पोषक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है। देखते हैं किस प्रकार के वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, शरीर का निर्माण करने वाले हैं, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले हैं, और प्रतिरक्षी क्षमता वाले ये पोषक तत्व है, ठीक है। तो इन सभी ये जो पोषक तत्व है इनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो उपापचयी जो प्रक्रिया होती है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है, उपापचय तंत्र वगैरह जो चीज़ें रहती हैं, जैसे पाचन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इसमें ये जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं, उपापचयी पदार्थ जो रहते हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पाचन तंत्र में हो गया, ठीक है। पाचन तंत्र में ये हमें हम बहुत सारी चीज़ लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, ठीक है, विटामिन वगैरह हम लिए, प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं, और यहाँ पर परिवहन तंत्र वगैरह, इसी प्रकार से सभी तंत्रों में इनकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो भोजन के अवयव है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। जीवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन विभिन्न पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। यानी जो भी ग्रहण करते हैं जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं वो विभिन्न पोषक पदार्थों का मिश्रण होता है, जटिल मिश्रण होता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते कि हम कार्बोहाइड्रेट ले लिए, वसा ले लिए, प्रोटीन ले लिए, मतलब इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें कई बार नहीं होती, हम कई बार मिक्स रूप में लेते हैं। और एक चीज़ ये भी कंडीशन आती है कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हम अकेला, तो अकेला भी कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप होता है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, जटिल रूप होता है, जटिल रूप होता है, फिर ये टूटता है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है वो ग्लूकोज वगैरह में टूटता है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड्स में, और इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जटिल रूप को हम ग्रहण करते हैं, उसको डाइजेशन वगैरह करके फिर सरल रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने जो पाचन वगैरह के जो प्रोसेस है वो आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में। पाचन, फिर वहाँ पे अवशोषण वगैरह होता है, ठीक है, अवशोषण, और पहले तो अंतर्ग्रहण होता है, जो इंजेक्शन वाली जो प्रक्रिया होती है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी इस प्रकार से समस्या नहीं हुई इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे जो हम भोजन लेते हैं, जिन्हें रासायनिक संगठन के आधार पे 7 वर्गों में बांटा जाता है। 7 वर्ग, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है,
रेशे है, जल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, ठीक है। इस प्रकार वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है इसको, भोजन के अवयवों को। और ये भोजन के अवयवों में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत ही आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपको। यहाँ पे कैलोरी वैल्यू के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। कैलोरी वैल्यू क्या होती है? व्हेन 1 ग्राम फूड डिसोसिएटेड एंड एनर्जी जनरेट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जब 1 ग्राम फूड टूटता है, 1 ग्राम भोज्य पदार्थ टूटता है, तो जो एनर्जी वहाँ पे बनती, जो ऊर्जा बनती है, उसको बोलते हैं कैलोरी वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे जनरेट होती तो वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम, क्या क्या बोलेंगे? कैलोरी वैल्यू, ठीक है। कैलोरी वैल्यू ये होती है कैलोरी वैल्यू। और सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू किसमें, यदि पूछा जाए किसमें मिलती है, तो ये मिलती है फैट में, ठीक है। जैसे 1 ग्राम फैट लिए, 1 ग्राम प्रोटीन लिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिए, तो सबसे ज़्यादा यदि कैलोरी वैल्यू की मात्रा क्या जो है, इसका मान जिसमें ज़्यादा आएगा वो रहेगा फैट। क्या रहेगा? फैट, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह में आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें होती है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी गलत है वहाँ पे। यहाँ पे जो फैट है इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 कैलोरी किलो कैलोरी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। ये फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। ये जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। ये रासायनिक यौगिक होते हैं और जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे हमने बात की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं और पाचन के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये जब पाचन होता है, ठीक है, इसलिए जो इससे पहले जो लेक्चर था वो आपका बेस हो गया। जो जंतु में पोषण हम देख रहे हैं वो आपका बेस हो गया। उसको देखेंगे तभी आपको सारे जो लेक्चर आएंगे आगे वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाचन होता है। पाचन में जटिल रूप होता है वो टूटता है सरल रूप में। मतलब जो भोजन रहता है जटिल रूप से टूटता है सरल रूप में। तो सरल रूप में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में, ठीक है। और फिर बाद में फिर वो अवशोषण होता है, उसका अवशोषण का संकरण होता है, फिर वहां से एनर्जी निकलती है। ये सारी प्रक्रिया वहां पे होती है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है यहाँ पे 1:2:1, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा 1:2:1, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। और इनका आधारभूत सूत्र होता है CmH2n। CX कई बार रहता है, CX भी लिखा रहता है कई बार, यहाँ पे CX या Y हो जाता है। ये संख्या, मतलब ये जो नीचे की वैल्यू, बेस वैल्यू, वो MN लिख देते, कहीं AB लिख देते, कहीं XY लिख देते, इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आधारभूत सूत्र है वो इस प्रकार है CxH2OY, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79 यानी 79% तक, 50 से लेके 79% तक मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जाती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होता है? घुलनशील शर्करा और अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। और यहाँ पे कुछ नोट यहाँ पे दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट संबंधित। जो मोनोसैकेराइड्स वगैरह जो चीज़ें हम देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वगैरह ही है, तभी ये नोट समझ में आएगा। अभी इसको रहने देते हैं। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यानी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्रोत यहाँ पे हम देखते हैं तो गेहूँ, ठीक, गेहूँ से रोटियाँ वगैरह जो बनती है, रोटियाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, जौ, शक्कर वगैरह है, गुड़, शहद, सूखे फल, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है, अंजीर, दूध, पके फल, ठीक है, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, मांस, इतने सारे स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। यदि आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में आपके किसको ले रहे हैं? आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस प्रकार से आप कॉमेडी कर सकते हैं कि आज मैंने 4 कार्बोहाइड्रेट खाया, मतलब 4 रोटी खाया, तो मतलब 4 रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट खाया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बोहाइड्रेट मत बोलना, यहाँ पे 4 रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से चावल खाए, आपने चावल खाए,
तो एक प्लेट कार्बोहाइड्रेट खाएं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसा कि हम करते थे हमारे स्कूल टाइम वगैरह, या फिर जो कॉलेज कॉलेज वगैरह जब जब हम थे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम मजाक मस्ती के तौर पर करते थे, तो ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती थी, ठीक है। जैसे शक्कर खा रहे हैं, ठीक है, शक्कर वगैरह, गुड़ खा रहे हैं तो बोले कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, दूध वगैरह पी रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह पी रहे हैं। दूध में हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट भी उससे मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार इसको लेते हैं, आप बोरिंग फॉर्म में लेते हैं या फिर इंटरेस्टिंग फॉर्म में, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग तरीके हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, किस प्रकार आप कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने तरीके ईजाद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ये है मोनोसेकेराइड्स। यहाँ पे 3 प्रकार इसके, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या 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 आते हैं यहाँ पे, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे ट्राइओस, ट्रेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस, इसके अंतर्गत आएंगे। और डाइसेकेराइड में हम आगे देख लेंगे जो चीज़ें हैं, और पॉलीसेकेराइड में जो चीज़ें आएंगी वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा था कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें आएगी, ये है ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत है ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोस और गैलेक्टोस इसके अंतर्गत आते हैं मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। और डाइसेकेराइड है यहाँ पे सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन वगैरह, ये आएंगे पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे सभी के बारे में एक करके, तब आपको और भी इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो इसके एग्जांपल थे कि किस प्रकार मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन चीज़ें आती है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन चीज़ें आती है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। पहला मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो पहला फॉर्म है मोनोसेकेराइड, ये सेकेराइड की एकलक इकाई होती है। सेकेराइड जो होते हैं, ठीक है, सेकेराइड एक आप इसके ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में मत जाइए, जैव रसायन में आप ज़्यादा ना कूदें। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि सेकेराइड कोई चीज़ है, सेकेराइड कोई मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये सेकेराइड की एकलक इकाई है, ठीक है। सेकेराइड की एकलक इकाई यानी मोनोमर यूनिट है, जिससे मिलकर ये बने होते हैं। जैसे हमने रसायन विज्ञान में, आप याद कीजिए, हमने पढ़े थे मोनोमर वगैरह पढ़े, ठीक है, एकलक वगैरह पढ़े थे, मोनोमर एकलक थे, और फिर सब पॉलीमर वगैरह बनाए थे हमने, ठीक है, बहुलक वगैरह बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी इसको, ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। सेकेराइड की ये सेकेराइड की एकलक इकाई से मिलकर निर्मित होते हैं, ठीक है। ये सेकेराइड से मिलकर निर्मित होते हैं, और इनका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये रंगहीन, कलरलेस, घुलनशील, सॉल्यूबल एवं क्रिस्टलीय होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक सरल होते हैं, यानी सरल रूप होते हैं। जैसे जो भी जटिल फॉर्म रहता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जटिल फॉर्म होते हैं, सरल रूप होते हैं, तो इसमें सबसे सरल होते हैं मोनोसेकेराइड, क्योंकि इसका और हम अपघटन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। जो मोनोसेकेराइड है उसके भी कार्बन संख्या के आधार पे यहाँ पे इसके प्रकार है। यहाँ पे ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। ये 4 चीजें यहाँ पे है इसके अंतर्गत, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। यहाँ पे ट्रायोज किसको बोलेंगे, ये 3 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा है वो होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड C3H6O3, C3H6O3, इसका सूत्र है ट्रायोस का। ये है ट्रायोस का एग्जांपल का, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका एग्जांपल, ठीक है। अगला है टेट्रोस, ठीक है। टेट्रोस है यहाँ पे 4 कार्बन वाले, यहाँ पे नाम से स्पेल्ड है, ठीक है। मोनोडाई ट्राई, ये ट्राई है, टेट्रोस है, ठीक है, ये नाम से। फिर पेंटोस वगैरह है, ये सारी चीजें नाम से स्पेल्ड। जैसे ट्रायोस है तो 3 कार्बन, टेट्रोस है तो 4 कार्बन, ये आप समझ सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम टेट्रोस के अंतर्गत जो आते हैं, ये 4 कार्बन संख्या वाली शर्करा है। जैसे इरिथ्रोस में C4H8O4 होता है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है टेट्रोस का, C4H8O4, C4H, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ, C4H8O4। जिन लोगों को यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा हो वहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि स्क्रीन में इतने बड़े शब्द यहाँ पे मैंने छापा हूँ तो आसानी से दिख रहे होंगे, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C4H8O4, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला है पेंटोस। ये पेंटोस मतलब 5, ठीक है, 5 कार्बन। इसमें आप समझ सकते हैं बेसिक तौर पे, ये 5 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें राइबोस
आरएनए में प्रयुक्त जो होते हैं, तथा डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में प्रयुक्त होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जो यूज होते हैं, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जब हम डीएनए वगैरह के पोर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, सेल वगैरह हमने ये हमने देखे थे, ठीक है, पेंटोस शर्करा, तो वहां पे हमने देखे थे राइबोस वगैरह और डीऑक्सीराइबोस, वहां पे हमने देखे थे। तो यहाँ पे ये इसके उदाहरण, ठीक है, ये 5 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट जिनमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस इसमें प्रयुक्त होते हैं, ये इसके उदाहरण, ठीक है। अगला हेक्सोस, हेक्सोस, ठीक है, हेक्सोस में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस आदि, ये उदाहरण है किसके, हेक्सोस के। इसमें होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन इसमें होते, कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है, 6, ठीक है। जैसे C6H12O6, ये है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है ग्लूकोज, उसका ये सूत्र है C6H12O6, ये इसका सूत्र है। इस प्रकार फ्रक्टोस भी होता है, गैलेक्टोस भी होता है, ये उदाहरण होते हैं हेक्सोस के, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल सब्सटेंस एवं रक्त शर्करा ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ब्लड शुगर किसे किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ईंधन पदार्थ किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिए। ये हेक्सोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज है डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज। यहाँ पे आप इसके बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा डीप में मत जाइए। डी से आप नाम रख सकते हैं देव, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसका इसका एक्चुअल मतलब कुछ और होता है। डी ग्लूकोज ये है, डी ग्लूकोज जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जो डी ग्लूकोज होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है, डी ग्लूकोज, ठीक है। ये यदि आप इसके बायोकेमिस्ट्री वगैरह में जाए तो इसमें इसका घूर्णन वगैरह वो हम देखते हैं कि दक्षिणावर्त इसमें घूमेगा, ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप डी ग्लूकोज याद रख लीजिए, डी। तो डी ग्लूकोज जीवों सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है। ऊर्जा के लिए प्रमुख मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये हेक्सोस है। आगे देखते हैं डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में डाइसैकराइड मतलब दो सैकराइड आपस में मिलते हैं, दो मोनोसैकराइड आपस में मिल देंगे। तो यहाँ पे दो मोनोसैकराइड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, मोनोसैकराइड्स, ठीक है, क्या क्या बोल, जुबान फिसल जाती कभी होता है। तो दो मोनोसैकराइड इकाइयां जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसैकराइड का निर्माण करती है। किसका किसका निष्कासन करेगी, जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसैकराइड का निर्माण करती है। और इनका आधारभूत सूत्र है यहाँ पर C12H22O11, 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 ठीक है। ये डाइसैकराइड वगैरह होते हैं। इनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस संभव है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था मोनोसैकराइड का जल अपघटन वहाँ संभव नहीं था, यहाँ पे डाइसैकराइड का जल अपघटन संभव है। उदाहरण के लिए सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस आदि ये मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। जो ये सारी चीजें जो डाइसैकराइड वगैरह है वो, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो डाइसैकराइड वगैरह जो है वो किस प्रकार टूटते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे देखा क्या, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस। यहाँ पे देखिए ये माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस, यहाँ पे देखिए ये टूटेंगे किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा कौन, माल्टोस जो रहेगा। लैक्टोस वो टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टूटते हैं और ये बनते भी ऐसे, जैसे ये इसमें टूटे तो इनसे मिलकर भी बनेंगे, यही इनका फॉर्म होता है, ठीक है। यानी ये टूटे तो इसमें बने और ये आपस में मिले तो बनेंगे, ये जैसे आपस में मिले, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिले माल्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले तो लैक्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिले तो सुक्रोज बनाएंगे, इस प्रकार चीजें होती है। और ये एंजाइम के थ्रू होती है। जैसे माल्टोस यदि परिवर्तित हो रहा है किसमें, टूट रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, तो ये माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम आप समझते हैं, एंजाइम जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वृद्धि, अभिक्रिया की जो गति रहती है, गति, ठीक है, गति को तेज या फिर मंद कर देते हैं, ये होते हैं एंजाइम। ये बाहरी कारक होते हैं और ये याद रखिए जो एंजाइम रहते हैं वो अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, ये बीच में आते हैं, ठीक है। अभिक्रिया शुरू होने के बाद का इनका काम रहता है कि इसको धीमी करना है या तेज करना है। तो ये एंजाइम वगैरह यहाँ पे लैक्टोज वगैरह, ये लैक्टोज जब टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम आएगा, और सुक्रोज यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा तो
सुक्रेज एंजाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे होती है जो डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमने यहाँ पे देखे। यहाँ पे हम देखते हैं अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड यह अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है। इनका आधारभूत सूत्र C6H11O5N। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा C6H11O5N। ठीक है, ये इसका आधारभूत सूत्र है पॉलीसैकेराइड का। और ये जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं तथा पौधों में मुख्य रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मंड, स्टार्च वगैरह जो है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन वगैरह है, ये इसके एग्जांपल किसके? पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है ये। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है, कलर चेंज हो गया, एक मिनट रुको। हाँ ठीक, रेड। हाँ, तो ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हैं। ग्लाइकोजन जो आप और हमें जो मनुष्यों में यहाँ पे ये स्टोर रूप में रहता है। ठीक है, स्टोर मतलब जैसे जब हमारे शरीर में भोजन हम नहीं ले रहे होते, भोजन नहीं दे रहे होते शरीर को, तब ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और यहाँ पे काइटिन वगैरह है, सेल्यूलोज वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स की। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे देख रहे थे, जो पॉलीसैकेराइड में ये स्टार्च और सेल्यूलोज है। स्टार्च और सेल्यूलोज ये आते हैं अशर्कराय के अंतर्गत, और जो बाकी सारी चीज़ें वो आती है शर्करा के अंतर्गत। ठीक है, शर्करा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़े अभी, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड वगैरह, ये टेट्रोस, ट्रायोस वगैरह, पेंटोस वगैरह, ये हमने पढ़े। और ये डाइसैकेराइड वगैरह हमने पढ़े। ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत भी जो सारी चीज़ें पढ़े, उसमें इसको छोड़ दिया है, किसको? स्टार्च और सेल्यूलोज को छोड़ दिया है। तो सारी शर्कराएं हैं और स्टार्च और सेल्यूलोज है अशर्कराय के अंतर्गत आती है। एक नोट हमने यहाँ पे देखा था जो कि अब हमको पढ़ लेना चाहिए, ये है, ये वाला नोट यहाँ पे। मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड रहते हैं और जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह रहते हैं, ओलिगोसैकेराइड जो है यहाँ पे, जो डाइसैकेराइड वगैरह है, ठीक है, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी कहेंगे। जो डाइसैकेराइड्स वगैरह है वो स्वाद में मीठे होते हैं। और यहाँ पे लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो रहते हैं वो स्वाद उनमें नहीं होता है, जो स्वादहीन होते हैं। ठीक है, टेस्टलेस इसको बोलेंगे। ठीक है, ये स्वादहीन होते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। और आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्य, हम वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देख लेते हैं। यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो चीज़ें हैं, ये डीएनए व आरएनए के प्रमुख घटक होते हैं और शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व है तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। और इसके अन्य कार्य सेल्यूलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपको समझ में आई है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वसा में परिवर्तित होकर ही संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे शरीर में जो ग्लूकोज शरीर में जो ग्लूकोज बनी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह टूटा, तो यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को यहाँ हमने क्या देखा इस कार्य के अंतर्गत, यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रदान करते हैं। एवं जब ये जो ऊर्जा बनी वो यदि काम नहीं आए, ठीक है, हमारे शरीर ने काम नहीं ली, तो उसको वसा में परिवर्तित होकर भोजन के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वसा के रूप में वो बदल देते हैं। तो हो गया, समझ में आ गया ये चीजें। यदि हम यूज नहीं करेंगे तो ये इस प्रकार की परिवर्तित हो जाती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले विकार हम देख लेते हैं। शरीर के वजन में वृद्धि है, मोटापे संबंधित रोग इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम है। और जबकि शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर के वजन में कमी कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होने पर आता है। ठीक है, जो शरीर में वो वजन वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ पे दिए है कि ये हम यूज़ नहीं करते हैं ग्लूकोज, तो वो वसा के रूप में परिवर्तित है। तो वसा यानी फैट। ठीक है, हमारे शरीर में फैट हो जाता है, तो यहाँ पे वजन में वृद्धि होती है, इससे मोटापा संबंधित रोग होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम होते हैं। और कमी की बात करें तो शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर के
वजन में कमी है, यानी आपके शरीर में ऊर्जा वगैरह नहीं है या फिर वजन में आपका कम हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप कम ले रहे हैं, ये इसका सीधा मतलब होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करने लगता है, और जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसकी इसकी कमी यदि होगी तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देख ली हमने, कैसे कैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कमी से होने वाले विकार हैं। जैसे वो हीनता जन्य रोग वगैरह जो हमने टॉपिक देखे थे ना, कि हीनता जन्य रोग वगैरह एक वहाँ पे बताया गया है, हीनता जन्य रोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये हम जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक एक जो पोषक पदार्थ हम देखेंगे उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम देखते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हीनता यानी कमी से होने वाले रोग यहाँ पे हमने देखे, तो वो टॉपिक हमारा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता हमने यहाँ पे देखे, मेटाबोलाइट्स हमने देखे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो पाचन जो मेटाबॉलिक सिस्टम वगैरह रहता है, उपापचय प्रक्रिया वगैरह रहती है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे पाचन तंत्र वगैरह, परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र और बहुत सारे जो तंत्र है जो मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है वहाँ पे ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे हमने देखे कि ये कितने होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैलोरी वैल्यू के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने यहाँ पे देखा, इसका स्रोत हमने देखे कहाँ से ये प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हमने यहाँ पे देखे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह ये देखे, और हमने इसके एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिए। और एग्जाम्पल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले का, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे शर्करा के बारे में हमने यहाँ पे देखा, सैकराइड, मोनोसैकराइड, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ी, और किसके मिलने से कौन से सैकराइड मिलने से क्या बनता है, और किसके टूटने से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। कार्बोहाइड्रेट कार हमने यहाँ पे देख लिए, और इससे होने वाली कमी हमने देख ली। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें हम जीएस3 पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, जीएस3 पेपर को हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई 3 में जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो पादप से संबंधित सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए, और यहाँ पे हम जंतु संबंधित में टॉपिक देख रहे हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण या फिर पशुओं और मनुष्य में पोषण, ये दोनों हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इन टॉपिक से संबंधित 2 लेक्चर्स अभी आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसका बेसिक्स वगैरह जो चीज़ें थी वो हमने देखे, किस प्रकार पोषण होता है, परजीवी, स्वपोषी वगैरह, और ये मृतोपजीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखे। हालांकि स्वपोषी तो यहाँ पे नहीं होता है जंतु में, वो पादप में हमने देखा था। तो यहाँ पे जो परजीवी पोषण वगैरह है, मृतोपजीवी पोषण वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। और इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे देखे, जो मेटाबोलाइट्स वगैरह है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उपापचय क्रियाओं के लिए। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, और वो हमने देखे कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखे वहाँ पे। और हमको जो अभी पढ़ना है वो है प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वसा है, और जल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। टॉपिक है प्रोटीन, इंग्लिश में इसको प्रोटीन बोलते हैं, हिंदी में प्रोटीन ही बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, यानी एकलक क्या है इसका, अमीनो अम्ल। एकलक यानी जिससे मिलकर ये बने होते हैं। जैसा कि हमने रसायन विज्ञान वाले टॉपिक्स में हमने देखा था, एकलक, बहुलक वगैरह चीज़ें हमने देखे थे। एकलक यानी जिनसे जो उसकी इकाइयाँ होती हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ए बी और ये सी कोई उत्पाद है, और यहाँ पे ये है क्या, इकाइयाँ इसकी। ठीक है, ये इनको हम बोल सकते हैं एकलक। ठीक है, एकलक या मोनोमर, हिंदी में से एकलक बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, और ये है पॉलीमर या फिर बहुलक, पॉलीमर। ठीक है, तो जो उत्पाद सी है वो है पॉलीमर या फिर बहुलक इसको बोलेंगे, यानी जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं जो प्रोटीन है किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल यहाँ पे मिलकर बनाते हैं प्रोटीन की संरचना। ठीक है, जो बंधे होते हैं पेप्टाइड बंधों से, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं ये जो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, और ये बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था उसमें रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें रहता है, और वो कार्बोहाइड्रेट के मध्य रहता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट अणुओं के मध्य वो बनता है।
मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, आप इतना याद रख लीजिए। प्रोटीन्स में रहता है पेप्टाइड बंध। और हालांकि इतनी ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और यदि पूछा भी जाए इनसे सवाल, तो हमने रसायन विज्ञान में जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री जो पोर्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखे हैं, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन है, आई बटन पर क्लिक कीजिए, वो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं, उन लेक्चर की लिंक वहाँ पे दी गई है, उन लेक्चर की लिंक की सहायता से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल की 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। जानेंगे हम 20 में कौन कौन से आवश्यक होते हैं, मतलब कितने आवश्यक है और कितने अनावश्यक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जब अगली स्लाइड आएगी वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इसमें। अर्थात ये विषम बहुलक होते हैं, ठीक है। विषम बहुलक क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयों से बन रहे हैं। यानी समबहुलक यानी क्या होगा? देखो, समबहुलक जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है, यहाँ बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। ए और ए ये दोनों समान है, जो एकलक है वो समान, यानी यानी एक जो इसके एकलक है यानी मोनोमर है वो समान है और मिलकर ये उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया समबहुलक। और विषम बहुलक यानी ए प्लस सी बना रहे बी उत्पाद, बी या कोई डी उत्पाद बना रहे मान लो, ठीक है, डी उत्पाद। तो ए और सी मिला के बना रहे डी उत्पाद, तो ये होगा विषम बहुलक, क्योंकि यहाँ पे इसकी इकाइयाँ अलग अलग होगी, ए और सी अलग अलग चीज होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए यहाँ पे यानी समान चीज़ यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे बना बी उत्पाद, ये बना। तो ये समान चीज़ें मिली तो ये हो गया समबहुलक, और ये असमान चीज़ें मिली तो यहाँ पे बन जाएगा विषम बहुलक। ये प्रोटीन होते हैं वो विषम बहुलक होते हैं, ठीक है। ये अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों, अंगों की संरचना और उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के बारे में आगे देखते हैं। तो ये जैसा कि हम पढ़े अभी, ये बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड होते हैं, यानी ये हमारे शरीर में स्टेमिना वगैरह बनाने में और स्ट्रेंथ बनाने में काम आते हैं। ये जिससे मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। यानी इनके जो संरचना में जो तत्व होते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वगैरह। ऐसा माना जाता है कि 15% से ज़्यादा, मतलब लगभग 15% के आसपास जो भाग रहता है यहाँ पे मानव शरीर का, वो प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। शरीर का जो भाग है वो उसमें से लगभग 15% ये बना होता है, किससे? प्रोटीन से। जैसे हम बात करते हैं हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज, जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह रहते हैं, और इनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती है उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, और ये सारे बनते हैं प्रोटीन से। हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन पूर्णतः बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। इंसुलिन वही जो हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल वगैरह करता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन है, और यहाँ पे ये बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की इकाइयों में हम देखते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इसमें मैंने बताया था कि अगले स्लाइड में देखेंगे 20 प्रकार के यहाँ पे है, 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयाँ रहती है अमीनो अम्ल की, जिससे मिलकर यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पे 8 आवश्यक होते हैं और 12 रहते हैं अनावश्यक। यानी आवश्यक यानी जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जो शरीर में नहीं बनते, शरीर में ये नहीं बनते, इनको हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। बाहर से कैसे लेंगे? भोजन के द्वारा, ठीक है। भोजन के द्वारा हम बाहर से इसे लेते हैं। ये 8 प्रकार के जो रहते हैं अमीनो एसिड, ये हम बाहर से लेते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं आवश्यक। ये शरीर को आवश्यक होते हैं। और जो चीज़ पहले से, यानी जो शरीर में बनती है वो है 12, जो 12 अमीनो एसिड्स है वो बनते हैं शरीर में, तो इनकी आवश्यकता नहीं, तो इन्हें बोलेंगे अनावश्यक, ठीक है। तो ये अनावश्यक के अंतर्गत 12 है, और ये 8 है आवश्यक के अंतर्गत, जिनको हम बाहर से लेते हैं, यानी भोजन के रूप में, मतलब भोजन के सहायता से हम इसको लेते हैं। और ये फिर 8 और ये 12 मिलके फिर बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैकेनिज्म इसकी होती है। ये इससे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री आपको आवश्यकता नहीं है कि 8 कौन से हैं, 12 कौन से हैं। ये हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य यानी जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। यदि आप रसायन विज्ञान आपने पढ़ा है, ठीक है, रसायन विज्ञान के सारे जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो वहाँ पे जितनी गहराई तक गए हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। यदि आपने रसायन विज्ञान संबंधित जो बायोकेमिस्ट्री के जो पोर्शन नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे आई बटन है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आपको वहाँ पे मिलेगी प्लेलिस्ट, यानी GS3 पेपर के सारे जो लेक्चर हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आप उसमें से आप छांट कर देख लीजिए जो आपके लिए आवश्यक है।
यानी जो मैं बता रहा हूँ जो बायोकेमिस्ट्री यानी रसायन जैव रसायन के जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जितना आपको आवश्यक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने पहले पढ़ भी लिया होगा, और क्योंकि इसके बाद ही लेक्चर चल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल जो नहीं बनते हैं और जो आउटसाइड से लिए जाते हैं एसेंशियल हमने देखा, और ये नॉन एसेंशियल जो शरीर में बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन हमें यहाँ पे जो देखा था जो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत केराटिन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइब्रोइन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइब्रोइन जो प्रोटीन ऑफ सेल का होता है, प्रोटीन ऑफ सेल फाइब्रोइन, और ये यूपीएससी 2003 में ये पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, इससे संबंधित सवाल आ चुका है। और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये मायोग्लोबिन इसके अंतर्गत आते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, इन तीनों की अपेक्षा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की अपेक्षा क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन के इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसके अंतर्गत आता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स में होता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये बॉडी ऑर्गन्स जो शरीर के बाकी अंग है वहाँ तक ये पहुँचाता है। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक कार्य है वो मैंने आपको यहाँ बताया। और यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आएगा, ये संरचना है इसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसके अंतर्गत ये आएगा, और ये इनकी संरचना जटिल होती है यानी कॉम्प्लेक्स होती है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। पहला केराटिन, ये है डेड प्रोटीन होता है। 2007 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी में से 2007 में केराटिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और स्टेट पीसीएस में भी लगभग 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं जो हेयर्स है, नेल्स है, हूफ्स है, हॉर्न्स यानी जो हेयर जो बाल है हमारे हेयर्स, और नेल्स यानी नाखून वगैरह जो है। ठीक है, हमारे नाखून, आपके नाखून, बाल वगैरह, ये है डेड प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, डेड प्रोटीन। हूफ्स वगैरह जो जानवरों में आपने देखे कुबड़ वगैरह जो बनते हैं। ठीक है, ये जैसे इस प्रकार से जो हम कह रहा है वो सॉरी जो ऊँट वगैरह में जो रहते हैं ना, ऊँट वगैरह इस प्रकार की उसकी पीठ में इस प्रकार की आकृति वगैरह रहती है, बैलों में वगैरह इस प्रकार की आकृति रहती है, ये हूफ्स वगैरह। और ये है हॉर्न्स वगैरह। ठीक है, जो सींग वगैरह रहते हैं। ठीक है, सींग वगैरह, तो ये है ये आते हैं किसके अंतर्गत, ये आते हैं डेड प्रोटीन के अंतर्गत। ठीक है, सींग और जो जो अलग से जो स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं हूफ्स वगैरह के, वो यहाँ पे आते हैं डेड प्रोटीन के अंतर्गत। इसमें रहता है केराटिन। फाइब्रिन हम देखते हैं ये है सिल्क प्रोटीन, और यहाँ पे इलास्टिन है ऐसा प्रोटीन जो ब्लड वेसल्स को सिंथेसिस करता है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखते हैं, ब्लड वेसल्स यानी जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं जो है यहाँ पे हम देखते हैं शिराएं और ये धमनी है। ठीक है, शिराएं और ये धमनी है। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं को सिंथेसिस करता है, यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ऐसा प्रोटीन यानी जो इलास्टिन ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड वेसल को सिंथेसिस करता है, इसके निर्माण वगैरह में आवश्यक होता है। और ये जो धमनी वगैरह में धमनी वगैरह जो होती है जो रेड रंग में होती है, जो आर्चरीज वगैरह इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्चरीज। और ये क्या करती है, ये डिलीवर करती है ब्लड बॉडी में। ठीक है, बॉडी में ये ब्लड को डिलीवर करती है। और जो वेंस क्या होती है, वेंस क्या करती है, यानी जो शिराएं हैं। ठीक है, ये है शिराएं, और आर्चरीज यानी धमनी। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी में जो फर्क आपको समझ में आ गया। वेंस यानी शिराएं और आर्चरीज यानी धमनी। ठीक है, तो धमनी के बारे में हमने देखा कि ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में ये ब्लड को पहुंचाती है। और ये वेसल्स यानी जो शिराएं हैं, शिराओं का क्या काम रहता है, ये शरीर से जो ब्लड रहता है वो हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इसका काम होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन यहाँ पे एग में होता है, और केसीन यहाँ पे होता है मिल्क में। ठीक है, केसीन प्रोटीन होता है मिल्क में, और मिल्क बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क के बारे में हम जानना चाहेंगे तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। ठीक है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड होता है। जैसे जग जाहिर है कैल्शियम इसमें होता है,
प्रोटीन भी इसमें होता है, फैट इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, और आप बोलेंगे क्या इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, यहाँ तक इसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, ठीक है। विटामिन ए बी और डी तो होता है, लेकिन विटामिन सी भी होता है। अब आप बोलेंगे कि दूध में खट्टापन नहीं है तो विटामिन सी कैसे हुआ, लेकिन शोध वगैरह में ये पाया गया है कि इसमें विटामिन सी भी होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये एक कंप्लीट फूड माना जाता है। और मिल्क का कलर वाइट होता है, वो होता है केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। इसका कारण क्या है, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन के कारण होता है मिल्क का कलर वाइट। और जो हल्का येलो कलर रहता है मिल्क का, जो मिल्क कलर का हल्का येलो, मिल्क का कलर जो है रहता है हल्का येलो रहता है, वो जैसे काऊ वगैरह के मिल्क में हम देख सकते हैं, काऊ के दूध वगैरह हम देख सकते हैं, गाय के वगैरह दूध में। तो ये इसमें रहता है एक पिगमेंट, पिगमेंट रहता है कैरोटीन पिगमेंट, ठीक है। कैरोटीन पिगमेंट के कारण ये दिखता है मिल्क का जो कलर है वो येलो, ठीक है। तो इस प्रकार ये मिल्क इंपॉर्टेंट है। और अगला है प्रोलिमेंस, प्रोलिमेंस जो पल्स वगैरह रहता है, पल्स प्रोटीन जिसको बोलते हैं, दाल वगैरह में रहता है। और ग्लेटेलिन्स वगैरह है, स्प्राउट सीरियल्स यानी जो अंकुरित अनाज वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसमें रहता है ग्लेटेलिन्स। और यहाँ पे है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ये। और ग्लोबुलिन ब्लड प्रोटीन भी इसको कहेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं यानी बोलते हैं। और ये ब्लड प्रोटीन है ग्लोबुलिन, और जो एग प्रोटीन भी रहता है ग्लोबुलिन, ठीक है। यहाँ पे एक नोट यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। नोट, सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अनिवार्य मतलब जो 8 हमने देखे थे संख्या में, जो 8 होते हैं वो इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं सोयाबीन में, ठीक है। ये गैर पशु प्रोटीन है। आगे हम फंक्शंस देख लेते हैं प्रोटीन के कुछ। तो प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन व उपापचयी प्रक्रियाओं यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेटाबोलाइट्स है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये शरीर में अम्ल क्षार एसिड बेस का संतुलन बनाए रखते हैं और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इनके फंक्शंस हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, इनके स्वरूप और प्रोटीन का किस प्रकार के यहाँ पे होते हैं और किस प्रकार ये कार्य करते हैं। तो एंजाइम्स वगैरह जो रहते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, शरीर में निरंतर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है एंजाइम्स जो रहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आपको पता होगा ये कभी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, अभिक्रिया को ये कभी भी शुरू नहीं करते, ये इसको धीमा या तेज कर सकते हैं, ठीक है। धीमा तेज वगैरह मतलब इसकी जो गति है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला है परिवहन प्रोटीन, यह रक्त के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है, परिवहन प्रोटीन ये है। और संकुचनशील प्रोटीन, ये गति तथा चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। हार्मोन्स जो है, कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन अनेक शारीरिक प्रकार को नियंत्रित करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं कुछ, ये कोशिकाओं तथा ऊतकों की संरचना में भाग लेते हैं। और रक्षात्मक प्रोटीन ये है, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत हम देख लेते हैं, कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है। ये दूध से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, अंडे से प्राप्त होता है, बादाम दाल वगैरह से, सोयाबीन से, इवन जो हमने देखा था एमिनो एसिड्स, जो 8 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं वो भी सोयाबीन से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। पनीर से, मांस, मछली आदि से ये हमको प्रोटीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन के स्रोत है। तो आई होप जो हमने अभी तक डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, फंक्शन और प्रोटीन हमने देखा लास्ट में। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। प्रोटीन वगैरह के बारे में हमने देखे, प्रोटीन के किस प्रकार से होते हैं, एकलक क्या है, बहुलक क्या है इसके, और संख्या में कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये विषम बहुलक होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखे किस प्रकार ये काम आते हैं और कहाँ कहाँ ये हमारे शरीर में आवश्यक है। स्ट्रक्चर वगैरह हम देखे प्रोटीन के, और स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देखे, और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पिछले वर्षों में पूछे गए वो भी हमने यहाँ पे देखे। और ये डिफरेंट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी ये भी देखे हमने। और ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा, वेन्स और आर्टरीज के बारे में जहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मिल्क के बारे में हमने देखा, और फंक्शन ऑफ प्रोटीन हमने यहाँ पे देखा। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली जो भी आवश्यक है, जो कि एग्जाम में आ सकती है। तो ये प्रोटीन का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। MPPSC 2020
के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो इकाई डिस्कस कर रहे हैं वो इकाई 3 है और ये है GS3 पेपर की, यानी सामान्य विज्ञान की, ठीक है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत इकाई 3 में हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है मनुष्यों में पोषण, पशु और मनुष्यों में पोषण। इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन, ठीक है। अभी हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है विटामिन, ठीक है। विटामिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो इसके बाकी टॉपिक्स है, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण और ये पौधों संबंधी काफी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आप इन सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए विटामिन को शुरू करते हैं। भोजन के अवयव यानी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने अभी बात की है। अब हमको पढ़ना है विटामिन, ठीक है। विटामिन के बाद जो रह जाएंगे वसा, खनिज, रेशे और जल, ये चार टॉपिक यहाँ पर रह जाएंगे। इसके बाद हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स को इस लेक्चर के बाद हम अगले लेक्चर आएंगे वहाँ पे देख लेंगे। विटामिन के बारे में हम देखते हैं, विटामिन को किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं और क्या इसके स्रोत होते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो भी हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको 3-4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। पहला तो ये कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम आपको याद रखना है, ठीक है। रासायनिक नाम पे आप जोर डालिए। इसके स्रोत क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। मतलब ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में, मतलब लेक्चर के लास्ट में आपको एक मैं टेबल दूंगा, ठीक है। टेबल में आपको ये सारे जो हम डिस्कशन पढ़ रहे हैं उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेबल मैं आपको देने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके वर्क्स के अंतर्गत यहाँ पे देख लेंगे हम जो 3 चीज़ें हमने आपको बोला था कि नाम, स्रोत और इसके कमी का प्रभाव, और चौथी चीज़ है इसके ये कार्य वगैरह क्या है, ठीक है। क्या कार्यकी पर प्रभाव, यानी इसके क्या कार्य रहते हैं, ठीक है। जो भी विटामिन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसके क्या कार्य रहेंगे। ये चार चीज़ें आप यदि अच्छे से कर लिए तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इनसे संबंधित नोट्स बना रहे हैं तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाले जो पेज है इनका मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दे दूंगा, और आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अच्छे से ये विटामिन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसका एकदम ये निचोड़ है यहाँ पे। उससे पहले हम जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो विटामिन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। विटामिन या विटामिन या विटामिन्स इसको बोलते हैं, या विटामिन्स भी बोल सकते हैं, कई प्रकार के उच्चारण इसके होते हैं। तो विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है, काफ़ी कम मात्रा में होती है, यानी अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः विटामिन जो होते हैं ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग वर्ष 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया है, जैसे A, B, C, D, E के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। और यहाँ पे आगे देखते हैं इसके बारे में। तो विटामिन प्राणियों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये सह एंजाइम्स के संयोजन में भाग लेते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज, अपूर्णता रोग। वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के, जिसमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक है। मानव शरीर के लिए आवश्यक यानी इनको भोजन के द्वारा शरीर में लिया जाता है, ठीक है। आवश्यक मतलब भोजन के द्वारा शरीर में इनको लिया जाता है, जो 13 प्रकार के जो है, ठीक है। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 श्रेणी में बांटा गया या फिर यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये देख लेते हैं हम विलेयता के आधार पर, ठीक है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। जल में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना होता है। जल में घुलनशील जो होते हैं उनको प्रतिदिन हमको भोजन से ग्रहण करना होता है, क्योंकि ये मूत्र के साथ ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते रहते हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये प्रतिदिन भोजन में ग्रहण नहीं करना पड़ता है,
इनको जो वसा में घुलनशील वाले विटामिन रहते हैं उनको हमें डेली यानी प्रतिदिन भोजन में ग्रहण नहीं करना होता है, क्योंकि वसी ऊतकों, ये ऊतक होते हैं हमारे वसी ऊतक, ठीक है, बॉडी में वसी ऊतक होते हैं, वसी ऊतकों में संचय होने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते, ठीक है, ये हमारे बॉडी से आसानी से मतलब डेली रूप में ये नहीं निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि ये निकलते हैं कौन से, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो। यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन के यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे वसा में जो घुलनशील है वो कितने हैं, ए डी ई के, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ये 4 विटामिन जो है वो है वसा में घुलनशील, ठीक है, और बाकी जो बच गए वो है जल में घुलनशील, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, ठीक है, और बी बी एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे विटामिन बी के अन्य फॉर्म भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12, इतने विटामिन जो बी है उसके अंतर्गत जो सब विटामिन वगैरह यहाँ पे दी गए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं कि ये विटामिन का नाम है और उनसे कौन सी कमी हो रही है, ठीक है, तो विटामिन ए के कमी से, मतलब विटामिन से कौन सी कमी नहीं हो रही, उनके कमी से क्या रोग हो रही है, ठीक है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है यहाँ पे दिए हैं। विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, सॉरी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया, और जल में घुलनशील विटामिन जो है उनकी कमी से हम देखते हैं विटामिन सी से स्कर्वी रोग होगा, विटामिन के की कमी से होगा कॉम्प्लेक्स या रक्त का जमना, और विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं बी1 बेरी रोग होगा इसकी कमी से, और बी2 से किलोसिस रोग होगा, बी3 से पेलाग्रा रोग होगा, और बी5 की कमी से चर्म रोग और अनिद्रा वगैरह समस्या होती है, और बी6 से एनीमिया जैसी समस्या यहाँ पे होगी, और बी7 से एनीमिया होगा, मतलब इससे बी7 की कमी से भी एनीमिया होगा, बी9 की कमी से भी एनीमिया, और बी12 की कमी से भी एनीमिया, यानी लास्ट के जो 4 हैं इनकी कमी से एनीमिया देखने को मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म में आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से याद होगा। अब एक एक विटामिन के अंतर्गत हम देख लेते हैं। विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम पूछा आता कई बार, ये जब एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वगैरह जब आते हैं, ठीक है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के नाम पूछे जा सकते हैं, और जब आप उत्तर लेखन कर रहे हो, ठीक है, उत्तर लेखन यानी मुख्य परीक्षा में लिख रहे हो, तो आपको ये एक एडवांटेज देगा कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इस प्रकार से यदि आप आंसर शुरू करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रभाव एक अलग पड़ेगा, ठीक है, कि आपको सामान्य विज्ञान की थोड़ी अच्छी समझ है, इस प्रकार से चीज़ आप लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसमें डालेगा। तो यह है विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जैसे हमने देखा ए, डी, ई और के, ठीक है, जो ए, डी, ई और के आएंगे इनसे संबंधित जो भी एक पॉइंट आपको मिल गया कि ये विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। यदि आपको नहीं भी आया तो ए, डी, ई के जो भी है, जो भी इसके अंतर्गत जो भी सवाल आएंगे तो आप एक लिख सकते हो कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अपने आंसर को आसान बनाने होते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बताया ताकि आप अपने आंसर छोड़े ना और कंप्लीट कर सकें। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। विटामिन ए दृष्टिवर्णक के संश्लेषण एवं उपकला ऊतक स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, ठीक है, और इसकी कमी से जैसे यहाँ पे दिए दृष्टिवर्णक के संश्लेषण के लिए यहाँ पे सहायक है, तो इसकी कमी से दृष्टि संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, रतौंधी वगैरह जो रोग है, ठीक है, रतौंधी वगैरह जैसे रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखेंगे हम अभी रोग वगैरह के बारे टॉपिक में आएंगे तो अब यहाँ पे देख लेंगे इसके बारे में। मनुष्य में इसकी कमी से रतौंधी, जैसे बात ही कर रहा था रतौंधी, यहाँ पे इसकी कमी से रतौंधी होता है। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। क्या क्या यहाँ पे समस्या होती है, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होगी, यहाँ पे कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिका से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। कॉर्निया मतलब जो आंख से संबंधित जो पार्ट्स है कॉर्निया, उससे मतलब आंख से संबंधित रोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत हम देख लेते हैं। गाजर, हरी सब्जियां, घी, दूध, पनीर, अंडे, मछली आदि ये विटामिन ए के स्रोत है। 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg होती है, 60 mg, ठीक है। आगे हम देखते हैं विटामिन बी समूह के बारे में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स समूह है और यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। ये काय में घुलनशील है, जल में। किस चीज में घुलनशील है, जल में। और इससे पहले विटामिन ए वाला था वसा में घुलनशील, ठीक है।
तो जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है और यह विटामिन बी का समूह है। इसमें 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जो आवश्यक है, जो मतलब जिनकी स्टडी हमको करना है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, इतने विटामिन के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। विटामिन B1 का नाम हम देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। रासायनिक नाम है थायमीन, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे और हिंदी में इस प्रकार से। जो जल में घुलनशील है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, वृद्धि का रुकना, वजन घटना एवं तंत्रिका विकास मंद होना, इस प्रकार से समस्या इसमें आती है, जो बेरी रोग जिसको बोलते हैं। और रोग ये बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। बीज वाले अनाज, मांस, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां, चावल आदि विटामिन बी के मुख्य स्रोत है। इसके बाद हम बात करें विटामिन बी टू की। ठीक, विटामिन B2 की, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जो जल में घुलनशील है और यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों के उपापचय मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है और इसकी कमी से शरीर में वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा का रूखापन, रक्त क्षीणता आदि दुष्प्रभाव से पड़ता है। और विटामिन B2 के मुख्य स्रोत के अंतर्गत हम बात करें तो मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, अंडे आदि इसके स्रोत हैं। इनसे विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम हम देख लेते हैं। नियासिन इसका रासायनिक नाम है, जो जल में घुलनशील है। आप यहाँ पे याद रखिए A, D, E और K के अलावा जो भी विटामिन है वो जल में घुलनशील है और ये वाले वसा में घुलनशील है। ठीक है, ADE के आप इनको याद रख लीजिए, ADE के ये वसा में घुलनशील, बाकी जो बचे वो जल में घुलनशील, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये विटामिन B3 जल में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में कमी और मानसिक विकार की समस्या भी आती है। विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत ईस्ट, मांस, हरी सब्जियां आदि है। विटामिन B3 इन सब चीजों से मिलता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन B5 की, तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, जो जल में घुलनशील है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी और थकान, उल्टी, अनिद्रा आदि का अनुभव होता है। और विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत हम देख लेते हैं, अंडा, मांस, यकृत और दूध, मूंगफली आदि है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और जो जल में घुलनशील है, यह अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि में अवरोध और त्वचा संबंधित रोग होते हैं और रक्त अल्पता यानी एनीमिया की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया यानी जो रक्त अल्पता रहती है, रक्त की कमी, वो रोग इससे होता है, इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हम देखते हैं बायोटीन है, जो जल में घुलनशील है। यह मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, वसी अम्लों, अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है, को एंजाइम होता है। ठीक है, और इसकी कमी से त्वचा शल्की और मांसपेशियों में दर्द तथा रक्त क्षीणता होती है। ठीक है, शल्क वगैरह, जो स्केल्स वगैरह हमने देखा था मछली वगैरह में स्केल्स, उस टाइप की थोड़ी आकृति वगैरह बन जाती है, यानी फटने जैसी जो समस्या रहती है, त्वचा फटने टाइप की जो रहती है। ठीक है, उस टाइप की समस्या यहाँ पर शल्की वाला जो मामला है वो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है, कुछ आकृति वहाँ पर बन जाती है जो एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल कंडीशन जैसी नहीं होती। और इसके मुख्य स्रोत मांस, हरी सब्जियां, ईस्ट और अंडा आदि है। ठीक है, विटामिन B7 की पूर्ति करना है तो आपको इन स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। अगला है विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है और जो जल में कैसा है, घुलनशील है। इनका मुख्य कार्य रक्त कणिकाओं का निर्माण है और DNA का संश्लेषण करना है। इनकी कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B9 के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट एवं सोयाबीन आदि है। इन चीज़ों से आप विटामिन B9 की कमी को पूरी कर सकते हैं। विटामिन B12 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और यह जल में घुलनशील होता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य रुधिराणुओं का निर्माण करना है, रुधिर अणुओं का, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, रुधिर अणु आएंगे। ठीक है, रुधिर अणुओं का निर्माण करना है। इसकी कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। और मांस, मछली, अंडा, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 की पूर्ति होगी। ठीक है, तो ये विटामिन जो थे बी से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पे खत्म होते हैं।
और अब हम शुरू करते हैं विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी सी बोल रहा था मैं, बी सी नहीं, ठीक है। विटामिन मतलब बी बेस में इसका सी, इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है एकदम से, जो विटामिन पढ़ रहे थे तो वहाँ फ्लो में ऐसा निकल गया। यहाँ पे देखते हैं विटामिन सी के बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और C6H8O6 इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है, विटामिन सी का। इसका प्रमुख कार्य लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण और रोग प्रतिरक्षा, हड्डियों के लिए आधात्री का निर्माण करना है। इसी कमी से मानव शरीर में स्कर्वी स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इस विटामिन के प्रमुख स्रोत है खट्टे व रसदार फल, खट्टे फल, ठीक है, खट्टे फल जितने भी है वो इसका स्रोत है, खट्टे और रसदार फल, ठीक है, जैसे नींबू वगैरह हो गया, और भी अन्य अन्य जो फल हो गए वो इसके स्रोत है विटामिन सी के। विटामिन डी के अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं, इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, जो वसा में घुलनशील है। इसका कार्य दांतों एवं हड्डियों का विकास करना है, और इसी कमी से मानव शरीर में रिकेट्स, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स नामक समस्या होती है। और वयस्कों में देखें तो वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी इसमें हो जाती है। त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करता है। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, मक्खन, आंवला, मछली का तेल आदि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है। ये सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश इसमें कैटालिस्ट होता है, यानी कैटालिस्ट मतलब जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक होता है, वो उसका कार्य करता है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे हमने देखा त्वचा में उपस्थित जो रहते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो रहता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके विटामिन डी का ही निर्माण करता है। आप याद रखिए, यदि आपसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश से क्या मिलता है, विटामिन डी, तो विटामिन डी नहीं मिलता है। ये विटामिन डी के निर्माण के लिए ये क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक होता है, वो उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक। इसके इसके मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति से यहाँ पे विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश, जैसा कि हमने देखा है, स्रोत इसके मतलब कहाँ से ये हो सकते हैं स्रोत, मतलब ये सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे क्या है, ये है उत्प्रेरक हो जाएगा, उत्प्रेरक। पर यहाँ पे यदि आपको आता है कि सूर्य का प्रकाश का वो है, तो आपको लगाना है, क्योंकि इस प्रकार से जो डेटा है इसका फैलाया जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी यहाँ पे मिलता है। तो अब फैल गया तो उसको लगा लेना, बाकी आपको पता है क्या चीजें हैं। मक्खन, आंवला, मछली का तेल आदि विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये है वसा में घुलनशील विटामिन है, ADE और K, ठीक है, ADE और K वसा में घुलनशील विटामिन है। और यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, और इस कारण यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। प्रजनन विटामिन किसको कहेंगे, विटामिन ई को कहेंगे प्रजनन विटामिन। और इसकी अनुपस्थिति में मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, और यह हरी सब्जियों, अंकुरित अनाज, सोयाबीन आदि में पाया जाता है, यानी इन सारी चीजों के सेवन से हमें विटामिन ई मिलता है। अगला है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जो वसा में घुलनशील है, और इनका प्रमुख कार्य रक्त स्कंदन करना एवं यकृत यानी लिवर में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना होता है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत है विटामिन के। यहाँ पे आप ये तो समझते हैं रक्त का थक्का वगैरह, ठीक है। रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आपका हाथ है, हाथ में आपकी त्वचा जो कहीं से कट गई, ठीक है, कट गई, वहां से खून बह रहा है, ठीक है, खून बह रहा है, खून बहते बहते एक समय ऐसा आएगा वो अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। और यदि ना रुके तो नहीं रुके तो वहाँ पे कमी हो जाएगी आपको, मतलब वहाँ पे समझ जाइए आपको विटामिन के की कमी है। वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, ठीक है, रक्त का थक्का वहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुक रही। और इसके स्रोत हम देख ली, हरे पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दे दिया हूँ, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस प्रकार का नोट आप बना लें। और
यहाँ पे नाम, स्रोत, कारीगरी पर प्रभाव और कमी का प्रभाव, ये 4 चीज़ें कि किसी विटामिन के बारे में आपको पता है तो आप अच्छे से उत्तर अपना लिख पाएँगे और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से इन सभी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ये आप इस प्रकार से बना लेंगे, घुलनशील घुलनशील विटामिन आप बना लीजिए और जो जल में घुलनशील विटामिन है उसका आप चार्ट बना लीजिए और किस प्रकार ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार ये सारे जो विटामिन है उसके बारे में यहाँ पे एकदम शॉर्ट में दिए गए हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स बना लें, ठीक है? और एक चीज़ और थी, एक चार्ट और था यहाँ पे ये वाला, ठीक है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इससे इस प्रकार का यहाँ पे चार्ट बना ले, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, ठीक है? और यदि आप इसका नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते टाइम आप यदि 2 चार्ट ही बना लेंगे, 2 चार्ट मतलब एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला और ये जो आखिरी में मैंने बताया ये 2 चार्ट यदि आपने बना लिए और इस लेक्चर को सुन लिए तो ये विटामिन वाला पोर्शन आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? और जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज टेबल के फॉर्म में करना, ठीक है? टेबल से करना ताकि आपको जल्दी से चीज़ें सारी रिवाइज हो जाए, ठीक है? मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, 5 मिनट से भी कम समय यहाँ पे लगने वाला है इसको रिवाइज करने में, यदि आप इस प्रकार से नोट्स बना के इसका रिविजन करते हैं तो, ठीक है? तो ये टॉपिक विटामिन के यहाँ पे खत्म होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी व्यापम का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10, प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल, 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे, और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।